आज मुरैना में बागवानी की दृष्टि से यह उत्कृष्ट संस्थान का शिलान्यास समारोह आज संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी भारत सिंह जी आप सबके बीच में अपनी बात कह रहे थे। वो स्वयं भी बागवानी से काफ़ी संबंध रखते हैं और काफ़ी जानकार मंत्री हैं, और इसलिए उन्हें लगता है कि इस अंचल के जो जिले अभी तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन से नहीं जुड़े हैं, उनको भी जोड़ा जाना किसानों के हित में रहेगा। तो मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं, जल्दी ही इस अंचल के सभी जिले मिशन के अंतर्गत जोड़ने का काम निश्चित रूप से मैं करूंगा। आज जिस संस्थान का शिलान्यास हम सब लोग कर रहे हैं, यह शिलान्यास किसी भवन का शिलान्यास नहीं है। यह पूरी परियोजना जब बनकर उपयोग में आना शुरू होगी तो आप ऐसा मानकर चलो कि हमारे मुरैना जिले सहित पूरे चंबल अंचल के किसानों के जीवन में एक क्रांतिकारी सूत्रपात होगा, क्रांति का शिलान्यास होगा। इस संस्थान में जो कुछ कृत्य होंगे वह किसान की आमदनी बढ़ाने वाले होंगे, किसान की माली हालत सुधारने वाले होंगे, खेती का रकबा बढ़ाने वाले होंगे, खेत में उत्पादकता बढ़ाने वाले होंगे। और आप सब लोगों का जो परिश्रम है वो सिर्फ परंपरागत खेती नहीं करेगा। आने वाले कल में इस मिशन के माध्यम से वह दिन जरूर आएगा जब सारा हिंदुस्तान देखेगा कि कृषि के क्षेत्र का जो योगदान है वो देश के जीडीपी में अभूतपूर्व है। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014 से काम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कही तो दोगुनी करना यह कोई नारा नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री जी ने इस बात की कोशिश की है कि किसान को तमाम सारे ऐसे आयामों से जोड़ा जाए कि किसान फायदे और मुनाफे की खेती में आ जाए। इसके लिए उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया, इसके लिए उन्होंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया, और इसके लिए केंद्र सरकार ने भी अपने कदम किसान के हित में आगे बढ़ाए। आपके ध्यान में होगा 2014 से पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो लमसम तरीके से घोषित किया जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसे ही घोषित नहीं होगा, उसमें किसान का मुनाफा दिखना चाहिए। और इसलिए यह निर्णय हुआ कि फसल में किसान की जो लागत आती है उस लागत को जोड़कर उसमें 50% मुनाफा जोड़ा जाए, तब न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित की जाए। और आज
किसान की जो भी लागत आती है, चाहे खेत में खाद डालना हो, बीज डालना हो, पेस्टिसाइड डालना हो, ट्रैक्टर में डीजल जले या बैलों से श्रम करे, किसान स्वयं परिश्रम करे, परिवार के लोग परिश्रम करें, बिजली का बिल कितना आएगा, इतनी खेती होगी, इतना उत्पादन होगा, तो इन सब चीज़ों को रबी और खरीफ दोनों फसलों में पूरे देश का राज्यों से संपर्क करके कहाँ कहाँ कितनी लागत आ रही है उसका औसत लगाकर लागत तय की जाती है, और जो लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित किया जाता है। इसलिए आपको ध्यान होगा कि हर साल रबी और खरीफ में एमएसपी में बढ़ोतरी हो रही है, खरीद भी बढ़ रही है और उत्पादन भी बढ़ रहा है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान को 6,000 रुपया साल देना शुरू किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान जी ने 6,000 में 4,000 जोड़ा। अब मध्य प्रदेश के किसान को 10,000 रुपया साल पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से मिलेगा। आज तक दुनिया के किसी देश में यह व्यवस्था नहीं है कि भारत सरकार के खजाने से पैसा निकलकर 75,000 करोड़ रुपया हर साल किसान के खाते में जाए। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है और परिवार बढ़ रहे हैं, तो रोज रोज रकबा छोटा होता जा रहा है। छोटा जो किसान है वो स्वयं भी अपनी खेती में पैसा ज़्यादा नहीं लगा पाता, और दूसरा कोई बड़ा आदमी तो उसके पास जाता ही नहीं कि 5 बीघा वाले से क्या बात करें, हम बात करना है तो बड़े किसान से करो। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि उत्पाद संगठन बनाने की घोषणा की, जिसको बोलचाल की भाषा में एफपीओ कहते हैं। ये जो एफपीओ है ये छोटे छोटे किसानों के लिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक किसान के पास 5 बीघा जमीन है तो 5 बीघा का किसान न तो ट्रैक्टर ले सकता है, न कोई और उपकरण ले सकता है, न महंगी फसल करने के लिए रिस्क ले सकता है। लेकिन 5-5 बीघा के अगर 100 किसान इकट्ठे हो जाएं तो रकबा कितना हुआ? 500 बीघा का हो गया ना। 500 बीघा का रकबा जब एक एफपीओ में इकट्ठा हो जाएगा तो आप ट्रैक्टर भी ले सकते हो, आप बाकी उपकरण भी ले सकते हो। और जब 500 बीघा के 100 किसान इकट्ठे होकर खाद खरीदेंगे तो खाद भी आपको थोक के भाव में मिलेगा। बीज खरीदोगे तो बीज भी आपको थोक के भाव मिलेगा। अभी किसान दुकानदार के पीछे भागता है। जब 500 बीघा का रकबा आप एफपीओ के माध्यम से कर लोगे तो खाद वाला और बीज वाला आपकी दाढ़ी में हाथ लगाएगा और कहेगा कि भैया मैं आपको खाद देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे ही खरीदता। और 500 बीघा का जो उत्पादन होगा वह भी इकट्ठा हो जाएगा और बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा। अभी 5 बीघा का किसान 10-20 कुंटल गेहूं करता है, 10-20 कुंटल सरसों करता है। संकोच में मंडी तक भी नहीं लाता मुरैना, जब उसे लगता है कि मेरा किराया ही इतना लग जाएगा और मंडी में ले जाऊंगा तो पता नहीं आड़तिया काई की बोली लगा दें और कितनी बोली लगा दें। तो छोटे किसान को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन छोटा किसान अगर एफपीओ के माध्यम से उद्यानिकी की फसलें करना शुरू करे और पूरा एक क्लस्टर बना ले तो उसकी फसल महंगी भी बिचेगी, उसको लागत भी कम आएगी और वो अपनी
माली हालत सुधारने में जल्दी कामयाबी हासिल करेगा। और इसलिए एक एफपीओ जिसके 300 मेंबर होंगे, एक एफपीओ को खड़ा करने के लिए भारत सरकार 68 लाख रुपया खर्च करेगी 5 साल में। एफपीओ बनेगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, एफपीओ के जो मेंबर होंगे उनको सीबीओ सर्वे करके देगा कि आपके आसपास की ज़मीन इस फसल के लिए बहुत ही मुफीद है और आप इस फसल को करिए। वो सॉइल हेल्थ टेस्ट भी कराएगा जिससे कि आपको खाद, बीज, पानी सब चीज़ की रिकमेंडेशन मिलेगी कि कितनी ज़रूरत है। वो आपको सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी प्रेरित करेगा, आपको फसल के लिए प्रशिक्षण भी देगा और आपको अच्छा बीज मिले, अच्छा फर्टिलाइज़र मिले, अच्छा पेस्टिसाइड मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले और बीच बीच में वो आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। और जब आपकी फसल आ जाएगी तो वो आपकी फसल को मार्केट का ऐसा लिंक प्रदान करेगा जिस लिंक से आप अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेचने में सफल हो सके। ये पूरा प्रावधान मोदी जी ने किया हुआ है, इस पर काम प्रारंभ हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो आज तक कभी ऐसी घोषणा नहीं हुई जिस घोषणा के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की अवसंरचना को गांव-गांव में बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया हो। मेरा तो गणित कमजोर है, मैं 1 लाख तो लिख पाता हूं, लेकिन 1 लाख करोड़ मुझे लिखना हो तो मैं भी नहीं लिख पाता हूं। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत। ये कृषि क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपया मछली पालन के लिए, 15,000 करोड़ रुपया पशुपालन के लिए, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए और 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए और 10,000 करोड़ रुपया छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए। अब ये इतना बड़ा पैकेज सिर्फ नारा नहीं है। 8 अगस्त को भारत सरकार की कैबिनेट ने इस पैकेज को मंजूरी दी थी और मैं अपने विभाग के अधिकारियों को और नाबार्ड, एनसीडीसी, बाकी जितने संस्थान उसमें जुड़े हैं, उन सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ठीक 1 महीने में तैयारी करके 8 जुलाई को कैबिनेट का निर्णय हुआ, 8 अगस्त को 1 महीना पूरा हुआ। 9 अगस्त के दिन आप लोगों को ध्यान होगा पीएम किसान योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने 17,000 करोड़ रुपया 8.5 करोड़ किसानों के खाते में डाला था। उसी दिन 1128 करोड़ रुपए का ये पैकेज में से जो ऋण है वो कोऑपरेटिव को जारी कर दिया। इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। मुरैना में भी कुछ कोऑपरेटिव को मिला है और मध्य प्रदेश की भी बहुत सारी कोऑपरेटिव को ये पैसा मिला है। मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। आज अगर कोई भी कृषि से संबंधित अवसंरचना बनी है तो मुरैना के आसपास बनी होगी, लेकिन रिठौरा में नहीं है। सबलगढ़ के आसपास बनी होगी, लेकिन झुंडपुरा में नहीं है, रामपुर में नहीं है। जौरा में थोड़ी बहुत बनी होगी तो बर्रेण और खालौड़ी में नहीं बनी होगी। पोरसा में अगर 1-2 वेयर हाउस बने होंगे तो नगरा में नहीं होगा, रछेड़ में नहीं होगा। अगर गांव तक अवसंरचना नहीं पहुंचेगी तो हम किसान से कह रहे हैं कि अपना माल रोको और जब दाम अच्छा मिले तब बेचो। तो जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो किसान अपना माल कहां रखेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके माध्यम से एफपीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कृषकों के समूह और एग्री स्टार्टअप ये लोग इसमें आ सकते हैं और इनको लगभग ये जो लोन मिलेगा
मात्र 4% ब्याज पर मिलेगा। इससे कम ब्याज कहीं भी नहीं लगता। बाकी जो सब्सिडी है ब्याज की वो भारत सरकार और मोदी सरकार देगी। ये भी प्रावधान हम लोगों ने इस योजना के अंतर्गत किया है। और इसी के साथ जब हम लोगों ने कानूनी रिफॉर्म किए तो आज आप सब लोग देख रहे होंगे कृषि सुधार के लिए बिल आए, तो बिलों का विरोध भी हो रहा है और बिलों का समर्थन भी हो रहा है। लेकिन विरोध जो लोग कर रहे हैं वो राजनीतिक दृष्टि से विरोध कर रहे हैं। यहाँ सब किसान बैठे हुए हैं, मंडी में किसान का शोषण होता है कि नहीं होता? सब जानते हैं इस बात को कि मंडी में जाते हैं तो किसान का शोषण होता है। आज मोदी जी ने यह तय कर दिया कि भाई मंडी में जाते हो तो मंडी में टैक्स भी लगता है, मंडी में शोषण भी होता है, मंडी में कम तौल भी होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने यह तय कर दिया कि मंडी की परिधि को छोड़कर जितना भी एरिया जिले में है वो सब केंद्र सरकार की मंडी है। अब किसान अपने खेत से, अपने वेयर हाउस से, अपने घर से भी फसल किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये प्रावधान नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून के माध्यम से किया है। और साथ ही साथ ये प्रावधान भी किया है कि इस कानून के माध्यम से जो किसान अपना उत्पादन बेचेगा उसको या तो तत्काल भुगतान होगा या 3 दिन के भीतर कानूनी रूप से व्यापारी को किसान का भुगतान करना ही पड़ेगा। अब इस स्वतंत्रता देने में किसी का विरोध क्यों होना चाहिए? पंजाब वाले विरोध कर रहे हैं। मंडी टैक्स 8.5% है पंजाब में। अब आप सोचो कि 8.5% का अगर टैक्स है तो वो टैक्स तो व्यापारी किसान से ही वसूलता है ना। मान लो कोई चीज आपकी वो 100 रुपया कुंटल में ले रहा, तो 100 रुपया कुंटल में लेगा तो वो 8% टैक्स भी जोड़ेगा। तो 8% टैक्स अगर किसान से वसूल करना है तो 8% किसान से सस्ता लेगा, क्योंकि वो अपने घर से तो टैक्स देने वाला नहीं है। टैक्स का भार तो किसान पर ही पड़ने वाला है। किसान को टैक्स मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून के माध्यम से किया है। दूसरा, जब किसान महंगी फसलों की ओर जाएगा तो निश्चित रूप से उसको सरकार की मदद की भी आवश्यकता है और इसके लिए उद्यान की मिशन की भी शुरुआत की गई। उसी के लिए ये एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। इस संस्थान में हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक तो आपको शिक्षा देने के लिए आएंगे। अभी मैं ध्यान में, जब जौरा में बड़ी मात्रा में जामफल पैदा होता था और बीच में कुछ रोग लग गया तो बहुत सारे जामफल के खेत नष्ट हो गए, तो हमारा किसान संकट में आ गया। अब ये सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा कि जब किसान सब्जी की तरफ जाए, जब किसान फलों की तरफ जाए, जब किसान फूलों की तरफ जाए तो किसान को किसी प्रकार का नुकसान न हो, ये ट्रेनिंग देने का काम भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेगी। इस संस्थान में प्रतिवर्ष 2000 किसान प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और हमारे जितने देश के वैज्ञानिक हैं वो भी आपको प्रशिक्षण देंगे। और यह संस्थान इजराइल सरकार की भागीदारी से बनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि देश तो हमारा बहुत बड़ा है और खेती का रकबा भी हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा किसान परंपरागत खेती करता है, इसलिए हमारे किसान की आय कम है। हमारा किसान टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग नहीं करता, इसलिए हमारे किसान की आय कम है। इजराइल जैसे दो देश हमसे छोटे होने के बाद भी खेती के क्षेत्र में हमसे बहुत आगे हैं। वियतनाम एक छोटा सा देश है जो हमारे हिंदुस्तान के स्कूलों से और कॉलेजों से पढ़कर वहाँ विद्यार्थी जाते हैं
और उन लोगों ने ऐसी खेती के क्षेत्र में क्रांति की है कि वो छोटा सा देश भी उत्पादकता के मामले में हमारे इतने बड़े हिंदुस्तान से आगे है। इस दौड़ में और इस प्रतिस्पर्धा में हम सब लोगों को दौड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके लिए हमको ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए हमको नए नए उपकरण चाहिए, इसके लिए हमको अच्छी दवाइयाँ चाहिए और इसके लिए हमको अच्छा बीज चाहिए जो उत्पादन भी बढ़ाए और खेत की उत्पादकता भी बढ़ाए। इस दिशा में यह उत्कृष्ट संस्थान निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, यह मैं विश्वासपूर्वक इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जब से बिल आया है तब से मेरे दिल्ली बंगले पर हरियाणा के और पंजाब के अनेक किसानों का आना जाना लगा रहता है। तो मेरे घर पर अपने मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र के 4-5 कार्यकर्ता हैं। जो कार्यकर्ता आते हैं उनको भोजन कराने का काम वो करते हैं। तो मैं परसों रात को बैठा था अपने किचन के पास, तो उनसे बातचीत कर रहा था। तो मैंने कहा इस बार तो तुम लोगों ने काफ़ी आराम किया कि कोरोना के कारण आवागमन काफ़ी कम रहा, क्योंकि अस्पताल भी बंद थे, ज़्यादा जाना लोगों का मरीजों के साथ ही होता था। तो उन्होंने कहा भाई साहब अभी तो बंद था लेकिन 1-8 महीने से बढ़ गया है, लेकिन 1-8 महीने में भी अपने यहाँ के लोग कम आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के और पंजाब के लोग ज़्यादा आते हैं। तो मैंने कहा वो लोग भी भोजन करते हैं? बोले आप नहीं होते हो तो 2-3 घंटा आदमी को बैठना पड़ता है, तो उसे मालूम पड़ जाता है कि भोजन की व्यवस्था है तो भोजन करने आ जाता है। तो वो गिरिराज शिवमंगल जी मुझे बोला कि भाई साहब वे हैं तो सब किसान और बात किसानी की करते हैं और ओरिजिनल किसान भी हैं, लेकिन भाई साहब मुझे ये समझ में नहीं आता वे सब लाल धरे हैं। बोले अपने यहाँ का जो किसान है मुरझाया मुरझाया रहता है, गांव में खेती कर कर के गोरा किसान भी काला पड़ जाता है, लेकिन वे सब लाल धरे हैं। तो मैंने कहा वे लाल इसीलिए रखे हैं कि वो सब प्रगतिशील किसान हैं। और अब हम लोगों को भी मुरैना के किसान को लाल बनाना है तो हर किसान को प्रगतिशील बनना होगा, और हमारे किसान को प्रगतिशील बनाने में निश्चित रूप से यह उत्कृष्ट संस्थान बहुत योगदान करेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज इस अवसर का साक्षी बनते हुए, और भारत सिंह कुशवाहा जी को एक और काम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने एक प्रयोग किया है, प्रयोग अभी पायलट बेस पर ही है, लेकिन भारत सिंह जी ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बड़ी हिम्मत की है। हम सब जानते हैं कि हमारे किसान को आजकल चौपों से ज़्यादा नुकसान है, और कहीं चौपे नहीं हो तो नीलगाय से ज़्यादा नुकसान। तो मुझे भारत सिंह जी एक दिन कहने लगे कि भाई साहब अगर छोटे किसान की तार फेंसिंग हो जाए और किसान हॉर्टिकल्चर की फसल पैदा करे, इस शर्त पर अगर हम उसे तार फेंसिंग दे दें तो किसान का अगर 5 बीघा का रकबा है तो वो साल भर में तार फेंसिंग हो जाने से 3 फसलें पैदा करेगा। तो एक किसान का जो 5 बीघा का रकबा है अगर 3 फसलें पैदा करेगा तो उसका 15 बीघा का रकबा हो जाएगा। इससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और हमारा रकबा भी बढ़ेगा। इनकी बात मैंने बड़ी ध्यान से सुनी और मैंने इनको कहा कि मेरे पास अभी कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे मैं आपकी इस मांग को पूरा कर सकूं, लेकिन पायलट बेस पर आप मुख्यमंत्री से बातचीत करके करो। तो ये लोग 20 ब्लॉक में 20 ब्लॉक में अभी ये प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन शर्त ये है ये सहायता उसी किसान को दी जाएगी जो परंपरागत गेहूं और धान की फसल को छोड़कर हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करेगा। यह भी निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य है। यह निर्णय सफल रहा तो इस निर्णय को आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से हम और राज्य सरकार दोनों मिलकर प्रयत्न करेंगे, यह निर्णय सार्थक हो। आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है आप सब इस सेंटर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं
अपनी आमदनी बढ़ाएं और चंबल अंचल का नाम ऊंचा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।